हाँ, तो हमने अभी रिसेंटली जो टॉपिक खत्म करा है वो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म करा है। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए क्या बोल रहा है, उसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले मीन देखा। मीन के तीन टाइप थे। पहला कौन सा था, अरिथमेटिक मीन। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा हार्मोनिक मीन। क्लियर है। अब वो बोलता है कि इसी साथ साथ हमने दो टॉपिक और कंसिडर करे थे, पहले तो इसके साथ था मीडियन और मोड। अब इन सारे टॉपिक को करने के बाद मैंने क्या डिसाइड करा है कि अभी मैं क्या करता हूँ, पांचों के पांचों टॉपिक हैं, इनको मैं एक साथ सिंगल पेज पे लिखवा देता हूँ, जिससे रिवीजन करने में इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। मैं चाहूँ तो फॉर्मूले डिक्टेट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत है, अगर मैं लिखते रहूँगा तुम लोग भी साथ साथ लिखते रहोगे। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि मैं लिखते रहूँ, उसके साथ साथ कॉपी करते चले जाओ। सारे फॉर्मूले एक जगह पर रहेंगे तो उसे समराइज करने में आसानी भी होगी। क्लियर है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं कॉपी के ऊपर। थैंक यू। हाँ, तो आज जो हम रिवीजन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका हम पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। पूरा का रिवीजन का मतलब इसमें क्या, अब तक हमने जितने भी इसके अंदर फॉर्मूले देखे हैं, ठीक है, हम सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह समराइज करके लिखने जा रहे हैं। इससे होगा क्या, एग्जाम टाइम पे तुम्हें बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई मिल जाएंगी हम लोगों को। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले टॉपिक जो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ हर फॉर्मूले से पहले, कि सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज दो टाइप की थी, एक तो ग्रुप्ड थी और दूसरी अनग्रुप्ड थी। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहली वाली थी अनग्रुप्ड और दूसरी वाली थी ग्रुप्ड। दो टाइप की सीरीज थी। अब ग्रुप्ड वाली सीरीज की बात करते हैं, ये दो टाइप में फर्दर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। पहले कौन सी हो जाती है, डिस्क्रीट। अदर नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, बेसिक तो पता ही रहना चाहिए। और अनग्रुप्ड वाले का नाम होता है इंडिविजुअल सीरीज। चलो दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता भी, तो एक एग्जांपल भी देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज के नंबर ऐसे बिखरे बिखरे से रहते हैं। ठीक है। डिस्क्रीट में हमें दो चीज़ें दी रहती हैं, एक तो हमें एक्स दिया रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है, दो चार छः तीन बार आया हुआ है, पाँच एक बार आया हुआ है, इस टाइप से। और जबकि कंटिन्यूस सीरीज में अपने को क्या दिया रहता है, क्लास इंटरवल दिए रहते हैं। यहाँ पर बोल देगा तुमसे क्लास इंटरवल है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप से क्लास इंटरवल्स रहते हैं। क्लियर है। ये था हमारा ग्रुप वाला पोर्शन था। इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20 to 30। इसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा वो 3 2 7, कुछ भी दे सकता है वो। क्लियर है। इसके बाद हमने बोला, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था, उस टॉपिक का नाम था अरिथमेटिक मीन। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, धीरे से अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। स्लोली स्लोली सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखते चले जाएंगे। क्लियर है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था हमारा अरिथमेटिक मीन। हमने क्या बताया था इसके बारे में, हमने बोला था अरिथमेटिक मीन के अंदर कि ये वाला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है ये, तुम शुरू से लेकर लास्ट के चैप्टर तक भी चले जाओगे, अरिथमेटिक मीन बार बार देखने को मिलेगा। तो हमने बोला अरिथमेटिक मीन के अंदर करते क्या है, सबसे पहले हमने देखा सीरीज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो अगर आपने मेरे वाले स्टाइल में फॉर्मूले याद करे हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। मतलब एक तरफ आपने इंडिविजुअल सीरीज लिख दिया और दूसरी तरफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के फॉर्मूले एक साथ लिख दो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्लियर। आप इसको एक साथ लिख दीजिए। इससे होगा क्या, कि हमें पता ही है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में केवल एक एक्स का फर्क होता है। हम यहाँ पे एक्स निकालते कैसे थे, हमें याद हो मिड पॉइंट जिससे बोलते थे, हम इसको ऐड करके दो से डिवाइड कर देते थे, इनको ऐड करके दो से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, इस टाइप से मिड पॉइंट निकल जाते थे। तो बस इसमें इन दो चीज़ों का फर्क होता है, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम रहती हैं। क्लियर है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने सबसे पहले देखा था, हमने डायरेक्ट मेथड देखा था। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने देखा था मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। क्लियर है। जबकि हमारा जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, उसमें हमने बोला था डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला था, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था। क्लियर है। इसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड था, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड था, हम उसको यहाँ प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम जो मेन फोकस किस पे करने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड पे करने जा रहे हैं। ठीक है। तो या फिर बोल दें यहाँ पे आप स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। बिल्कुल सिंपल मेथड था, इसमें कुछ करना नहीं था। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था मीन निकालना, मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। क्लियर है। यहाँ पे हमने डी डैश से डिनोट करा था, हमने बोला था कि जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई आई, डी डैश निकालने का फॉर्मूला, सॉरी। क्लियर है। आई का मतलब क्या होता है, क्लास के बीच का गैप या जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई। इसके बाद हमने बोला जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं बोल नहीं रहा, डिक्टेट नहीं कर रहा,
रीज़न इज़ दैट ये सारी चीज़ें हम पहले क्लासेज में पढ़ चुके हैं, तो बार बार उसको लिखने का टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमने दो मेथड मेन पढ़े थे हमने, जो हमें लर्न रह जाए तो बहुत अच्छा है आगे के लिए। इसके बाद अरिथमेटिक मीन के अंदर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था वो टॉपिक था हमारा कंबाइंड मीन। क्लियर है? तो हमने किस पे फोकस करा था? कंबाइंड मीन के ऊपर। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक तो हमने पढ़ा था कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन के अगर फॉर्मूले याद हो आप लोगों को, तो कंबाइंड मीन के अंदर हमने बोला था कि हमें क्या क्या दे देगा वो, ऐसे बताया था मैंने कि वो डेटा दे देगा आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता देगा N1, फिर उसका मीन दे देगा तुम्हें, ठीक है, उसका मीन बता देगा। ऐसे तरीके दूसरा डेटा देगा N2 और उसका भी मीन ऑफ डेटा 2 बता देगा। अब बोलेगा इनका कंबाइंड निकालो। कंबाइंड मीन्स आप ऐसे करोगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बन जाता है, अगर आपको दो डेटा का कंबाइंड मीन निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा 1 और उसका मीन की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा 2 इंटू उसके मीन की मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये छोटा सा फॉर्मूला था। फिर हमने बोला था अगर इसमें तीन हो जाते हैं, तीन एलिमेंट हो जाते हैं, मतलब कभी कभी ये तीन भी हो जाते हैं। क्वेश्चन आया होगा आपका लास्ट में, शायद 23 नंबर होगा, उसके अंदर था ये सेम चीज़। उसमें जब ये तीन हो जाते हैं तो फॉर्मूला बस ऐसे बढ़ जाता है, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 प्लस N3 मीन 3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ये था हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, हमने इसे ख़त्म करा था। इसके बाद हमने सीखा था इसके अंदर करेक्ट इनकरेक्ट मीन निकालना सीखा था। क्लियर है? तो उसका भी मैंने बताया था कि उसका भी केस होता है, उसकी फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। होप्स आपने क्वेश्चन उससे करे होंगे, आपको याद आ जाएगा वो। हाँ, तो हमने क्या सीखा था करेक्ट इनकरेक्ट मीन के अंदर? हमने बताया था कि हम किसी डेटा का मीन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? मीन कैलकुलेट करते करते होता क्या है, हमसे कुछ ऑब्जर्वेशन गलत हो जाते हैं, हम या फिर उसको गलत रीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आंसर आता है वो भी गलत आ जाता है। तो फिर हमने बोला था कि उससे करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने बोला था अगर हमें करेक्ट मीन निकालना है, राइट डाउन, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका फॉर्मूला लिखना, करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई ओल्ड मीन, जो पुराना वाला मीन था, जिसको आपने नाम दिया होगा इनकरेक्ट मीन बोला होगा। क्लियर है? ओल्ड मीन की बात क्या करोगे आप, उसमें से माइनस कर दोगे। माइनस करने का इन सेंस क्या माइनस करना है हमें, जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था हमारा। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, जो भी हमने गलत डेटा पढ़ लिया होगा, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन OBS से नोट कर रहा हूँ मैं ऑब्जर्वेशन को, जो भी हमारा गलत नंबर होगा, प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई N। ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला है। जब भी इसका जैसा क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले फॉर्मूले को राइट डाउन करना है, बाकी सारे एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। ये जब भी आता है 4 मार्क्स फ्री के देके जाता है। क्लियर है? इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक रीड करा था अरिथमेटिक मीन के अंदर, हमने परसेंटेज निकालना सीखा था, वो कंबाइंड मीन के फॉर्मूले से ही हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ सीखी थी वो था हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं हम। वेटेड अरिथमेटिक मीन के अंदर हमने क्या करा था, कुछ था नहीं, हमने बोला था बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह फॉर्मूला हो जाता है। मतलब आपको मीन वेटेड मीन निकालना है किसी का, इसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा WX अपॉन में सिग्मा W। सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे वहाँ पे FX होता था डिस्क्रीट सीरीज में, वहाँ पे F पे वेट दे देगा आपको, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? वेटेड मीन के बाद यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक मीन खत्म हुआ था। अभी जो इसके अंदर सिर्फ बाकी चीज़ है वो है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ वो थ्योरी क्वेश्चन में जब मैं कवर करूँगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा वन बाय वन। प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है, बाकी ऑल अबाउट अरिथमेटिक मीन खत्म हो गया था हमारा। ठीक है? इसके बाद हमने बात करा था अपना जो मेन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो था मीडियन। तो मीडियन के लिए बात करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं हम लोग किस चीज़ से, मीडियन से। होप्स आप लोग साथ साथ लिख रहे होंगे। तो मीडियन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन के लिए भी हमने क्या बताया था, सबसे पहले 3 टाइप की सीरीज होने वाली हैं। कौन सी सीरीज थी? सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होगी। ठीक है? इसके लिए अलग से लिखवाए हैं, उसके स्टेप्स लिखवाए गए हैं, अगर आपने कॉपी में देखा हो तो। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमने बोला था स्टेप 1 में ऑल ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है? सबसे पहले हमारा काम ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को किस में लगाएंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इसके बाद हमने बोला था कि हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू N+1/2th ऑब्जर्वेशन। याद करो, हमने बताया था या तो एक चीज़ एग्जैक्टली निकल जाती थी, या फिर हमने बोला था कभी कुछ ऐसा आ जाए कि 4.5 आ जाए। ठीक है? तो इसको हम कैसे, ऐसा कुछ इसको सॉल्व करके आता तो हम इसको कैसे खोलते थे, 4.5 ऑब्जर्वेशन को ऐसे 4th ऑब्जर्वेशन को अलग कर लेंगे, प्लस 0.5 जो यहाँ होता है इससे एक ज़्यादा, मतलब जो आगे लिखा हुआ है, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन जो निकलता था वो भी क्या हो जाता था हमारा, मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन निकल जाता था। तो ये था हमारा सिंपल था इंडिविजुअल सीरीज के अंदर।
ठीक है। अब बाकी अगर कोई डायरेक्टली आता है फिर हम उस नंबर को पिक कर लेते थे। इंडिविजुअल सीरीज के बाद जो हमने दूसरा सीखा था वो था हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने कुछ स्टेप्स लिखना स्टार्ट करते। स्टेप वन क्या था? स्टेप वन इसमें भी था कि सबसे पहले सबको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले तो यही था, पहला स्टेप ये होता है। दूसरे हमने स्टेप में क्या बताया था इसके अंदर, आपको स्टेप टू में करना था सबको फाइंड करना था उनके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, सी एफ फाइंड आउट करो। क्लियर है। फिर हमने बताया था स्टेप थ्री में जब हमें मीडियन निकालना पड़ता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन होता है। क्लियर है। फिर हमने बोला था कि सी एफ में देखेंगे जो इस चीज़ के बराबर हो या इससे ठीक ज़्यादा हो, उसके सामने वाला एक्स हमारा क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम फॉर्मूला डिस्क्राइब करें तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, होप सो आप लोगों को याद होगा वो। द नेक्स्ट सीरीज थी हमारी, जो इसके बाद अगली सीरीज आई थी वो थी हमारी कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज भी सिंपल था। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमने क्या बोला था, कंटिन्यूस सीरीज में हमने बोला था कि अगर कुछ ऐसा होता है इन केस कि हमें मीन फाइंड आउट करना हो, तो अब देखो ये सारे स्टेप तो कॉमन हो गए। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या था कि वही सबसे पहले तो अरेंज करना सबको। इसके बाद क्या था, जनरली वो अरेंज दिया रहता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप वन क्या लिखते हैं, फाइंड करने के लिए उनका सी एफ फाइंड आउट कर लो। और इसके बाद हमने मीडियन का फॉर्मूला देखा था। मीडियन किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, एन बाई टू माइनस सी अपॉन में एफ इंटू में एच। ये हमने क्या पढ़ा था, ये मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने कंटिन्यूस सीरीज में। क्लियर है। एल का मतलब क्या था वहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन बाई टू तो हमें पता ही रहता है, सी एफ का लास्ट टोटल उसको ही एन बोलते हैं हम। ठीक है। सी का मतलब क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्री मीडियन क्लास। और एफ का मतलब क्या था हमारा पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच था हाइट ऑफ मीडियन क्लास। ये सब चीज़ें थी। इसके बाद हमने बोला था कि इतना सब कुछ होने के बाद मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो हमारा एन बाई टू होता है, ये एन बाई टू बताता है कि मीडियन क्लास कैसे निकलती है। जैसे एन बाई टू में हम देखते हैं जितना भी सॉल्व करके आता है उसको सी एफ में चेक करते हैं, या तो उसके बराबर हो या उससे ठीक ज़्यादा हो। उससे बराबर हो या उससे ठीक ज़्यादा वाले को ही हम क्या मान लेते हैं, मीडियन क्लास मान लेते हैं। क्लियर था। ये था हमारा ऑल अबाउट मीडियन। मीडियन भी हमने खत्म कर दिया। मीडियन में बस मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस थे, तो हमने सारे के सारे लगभग कवर करे हुए हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। क्लियर है। मीडियन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा मोड था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक था मोड। मोड का सिंपल सा मतलब क्या बताया था हमने, हमने बोला था जो चीज़ ट्रेंड में हो उसको जानने के लिए मोड निकालते हैं। क्लियर है। अब मोड के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या थी, इंडिविजुअल सीरीज में तो उस पर ज़्यादा वाला है वो मोड हो जाता था। डिस्क्रीट में भी सिमिलर था। हाँ, कंटिन्यूस सीरीज में इसका फॉर्मूला आया था, तो बस डायरेक्टली कंटिन्यूस सीरीज के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कंटिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला आया था, मतलब मोड का फॉर्मूला आया था, मोड इज इक्वल्स टू, मतलब मोड का नोटेशन अगर मैं जेड से, तो जेड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस का एफ टू इंटू में एच। ये था हमारा मोड। ठीक है। मोड का सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, मोड के फॉर्मूले के बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मोड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर महंगे क्वेश्चन आ रहे हैं, महंगे इन द सेंस कि 7 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे मोड के अंदर हम कौन सी चीज़ यूज़ करते थे, ग्रुपिंग एनालिसिस करते थे। तो ग्रुपिंग एनालिसिस आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट जैसा था उसको एज इट इज़ बनाना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो ये था ऑल अबाउट मोड था। मोड में सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे, बाकी तो सिंपल चीज़ें थी। ठीक है। मोड के बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा क्या था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको याद होगा ज्योमेट्रिक मीन में क्या था, हमने बोला था कहाँ पर यूज होता है, यूज इन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तभी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, तो वहाँ पे अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी हमारे पास वही दो तरीके की सीरीज हुआ करती थी, आइदर वो अनग्रुप्ड होगा यानी इंडिविजुअल सीरीज होगी, या फिर ग्रुप्ड वाली होगी। ग्रुप्ड इन द सेंस आइदर डिस्क्रिट और कंटिन्यूस। क्लियर। तो हमने बोला था इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने को ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या था, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। सिंपल सा फॉर्मूला था। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फॉर्मूला क्या बनता था, इधर बोला अगर अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालने का है तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ लॉग एक्स, बस यहाँ पे चेंज क्या आता है, एफ से मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये तो ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले थे। तो ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले के साथ साथ ना अब हमें देखे थे वहाँ पे, तो देखा था एक बार, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं, तीन चीज़ें और आ जाती हैं नई। तीन चीज़ नई क्या आती है, कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। फॉर्मूले ऐसे नए नए आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है वो याद है, जिसके अंदर हम
ए की पावर एन कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड आउट करते थे, जिसकी दिक्कत हो रही ढूंढने में, तो मैं उनको लिखवा दे रहा हूँ आपको एक बार। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने ये निकालना सिखाया, टू फाइंड ए की पावर 1/n। हमें बताया था इसे कैलकुलेटर के ऊपर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर टाइप कर देंगे जो बेस में होता है, ए टाइप कर लिया। इसके बाद बताया था रूट का बटन जो है 12 टाइम प्रेस करना है, ठीक है। इरेस्पेक्टिव आपके उस पर नंबर कैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप्स आपको सारे यही फॉलो करने हैं। इसके बाद -1 डिवाइड n प्लस 1 इजिकल्स टू करना है। इसके बाद बताया था आपको कंटिन्यूसली प्रेस करना है, इंटू इजिकल्स टू 12 टाइम्स। क्लियर है, याद होगा आपको कैसे कराया था। इंटू इजिकल्स टू मीन्स ऐसे है कि मतलब पहले मल्टीप्लाई का बटन फिर इजिकल्स टू का बटन, इसको 1 काउंट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई फिर इजिकल्स टू, इस टाइप से करने थे अपने को, ठीक है। इस टाइप से बटन प्रेस करना है, मल्टीप्लाई इजिकल्स टू मल्टीप्लाई इजिकल्स टू, इस टाइप से करेंगे तो वो 12 टाइम्स काउंट करना है। क्लियर है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ सीखी थी वो हमने सीखा था हमारा लॉग फाइंड आउट करना। तो टू फाइंड लॉग ए, अगर हमें किसी नंबर का लॉग निकालना है, क्लियर है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर टाइप कर देंगे इसका लॉग निकालना है, तो हमने ए टाइप कर दिया। इसके बाद क्या करना है, रूट का बटन 19 टाइम्स प्रेस करना है। कितनी बार प्रेस करना है रूट का बटन, 19 टाइम्स। इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 227695 और इजिकल्स टू, जो भी आएगा ये हमारी लॉग वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा लास्ट था वो हमारा क्या था, एंटी लॉग फाइंड आउट करना। तो एंटी लॉग के लिए लिखवाया हुआ था, अगर कभी भी अपने को एंटी लॉग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देते हैं, टू फाइंड एंटी लॉग ए। और हमें किसी का एंटी लॉग निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए एल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले नंबर टाइप कर लो कैलकुलेटर के ऊपर। इसके बाद डिवाइड 227695, ठीक है। देन इसके बाद +1 इजिकल्स टू, ये जो भी आ जाए इसके बाद क्या करना है, कंटिन्यूसली प्रेस करना है, इंटू इजिकल्स टू 19 टाइम्स। क्लियर है, ये था ये हमारा एंटी लॉग फाइंड आउट करने का तरीका। तो हमने अब तक यहाँ पे ये दो चीज़ें सीखी थी, और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर इतना ही था। बाकी के वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन के लिए बता दिया था हमने कि कभी भी हमेशा अपना बेस को हम 100 मानते हैं। अगर कोई चीज़ अप्रिसिएट हो रही है तो उसको बार बार उसे 100 प्लस कर देंगे, और कोई चीज़ अगर घट रही है तो उसे 100 में से माइनस कर देंगे एवरेज रेट निकालने के लिए। हाँ, इसके बाद चैप्टर के अंदर एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ था। नया फॉर्मूला क्या आया था, अगर हमें इनकेस फ्यूचर में कोई वैल्यू दी हो, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा था, v1 प्लस आर की पावर एन या टी, कुछ भी कह लो, आर अपन में 100 की पावर। ये हमने सीखा था। जैसे अगर हमें कोई फ्यूचर की वैल्यू दी है v1, ठीक है, ये फ्यूचर में होगा। जैसे वो याद करो सेल ऑफ लैंड वाला क्वेश्चन जो हमसे गलत हो गया था, उसके अंदर सेल वैल्यू दी हुई थी कितनी, 32.6 लाख, हमने 32.2 कंसिडर कर लिया था। तो सेल वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। B0 क्या होता है, जो बेस ईयर में हमने खर्चा करा है, मतलब इसको प्रेजेंट वैल्यू टाइप बोल सकते हैं। आर का मतलब रेट ऑफ अर्निंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये वाला फॉर्मूला देखा था, इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था वो था हमारा हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हार्मोनिक मीन के लिए हम लोग क्या करते थे, हमने दो टाइप की सीरीज देखी हुई है। अगेन वही इंडिविजुअल सीरीज होगी, या तो फिर वो ग्रुप वाले डेटा होंगे, आइदर डिस्क्रीट होने वाली है और कंटिन्यूस होने वाली है। क्लियर है, दोनों में से कोई सीरीज होगी। अगर इंडिविजुअल सीरीज का है तो यहाँ पे एच निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर कितने जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसे ऊपर रख दो, और बाकी के क्या कर दो, 1/में पहला नंबर, 1/में दूसरा नंबर, इस टाइप से लिखते हुए चले जाओ, कब तक, जब तक कि वो एन ना आ जाए लास्ट वाला। क्लियर है, पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसका डिस्क्रीट के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमें एच फाइंड आउट करना है तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ अपॉन में सिग्मा एफ बाई एक्स। हम 3 कॉलम बना लेते हैं, एक जगह एफ का, एक जगह एक्स का, और तीसरा कॉलम बनेगा टेबल के अंदर एफ बाई एक्स का। उससे टोटल करके हम उससे यहाँ फॉर्मूले पुट कर देते हैं। अच्छा, फिर बोला गया था हार्मोनिक मीन यूज़ किस लिए होता है, तो याद करो हमने क्या बताया था, यूज इन केस ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। जब भी स्पीड एंड डिस्टेंस की बात आती है हम लोग जनरली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। क्लियर है, हार्मोनिक मीन के अंदर यही चीज़ थी और कुछ नया नहीं था। इसके अंदर जो एक बात याद रखनी थी, जब भी डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो हम लोग उससे स्पीड को हम इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मान के सॉल्व कर देते हैं। हाँ, जबकि जो दूसरा वाला होता है, जब भी डिस्टेंस चेंज हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें एज ए फॉर्मेट में डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। स्पेशली कराई हुई है वो सारी प्रॉब्लम्स, तो आपसे हो जाएंगी। अभी लास्ट टॉपिक आपने वही ख़त्म करा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो सीखा था स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद, एक रिलेशनशिप आया था हमारा हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। तो मैं उस रिलेशनशिप को लिख दे रहा हूँ। रिलेशनशिप क्या थी, रिलेशनशिप थी हमारी, अगर हमें रिलेशनशिप निकालनी है, अगर दो नंबरों का हमने अरिथमेटिक मीन निकाला हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन निकाला हुआ है एंड हार्मोनिक मीन निकाला हुआ है,
इन तीनों के बीच से अगर हमें रिलेशनशिप चाहिए तो हम लोग क्या करते थे उसके बीच में, एक हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन। इसके ऊपर हमने कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी देखी थी। क्लियर है? तो ये तो हमारा सारा का सारा जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई इस चैप्टर के अंदर। अब तक इतने ही फॉर्मूले आए हैं बीच में, अगर बीच में कोई एक आधा छूट रहा हो तो ध्यान बता नहीं सकता मैं, अदरवाइज हमने इतने ही क्वेश्चन फॉर्मूले हमने सम अप करे थे। हाँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें बच रही हैं, वो ये है कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं। प्रॉपर्टीज़ एग्जाम ओरिएंटेड बोलूँ तो मैं मीन और मीडियन की इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछी भी गई हैं, बट जब हम पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ खत्म करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन मैं जानबूझ के लिए बाद में रखा हुआ है कि जब हम इस टॉपिक को पुराना कर चुके होंगे तो उस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। क्लियर है? तो इसके लिए उसको रखा हुआ है, अदरवाइज सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आज सेम होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा साथ साथ, अगर नहीं भी उतारा होगा तो मैं इसकी सेम पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से निकाल सकते हो। ये सारे के सारे नोट्स एज ए पीडीएफ निकल जाएंगे, आप प्रिंट निकलवा सकते हो या फिर खुद उतार भी सकते हो उसको। हाँ, और ज़रूरी चीज़ कि हमारा जो ये टॉपिक था मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो कहीं ना कहीं एंड हो गया, लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मेरी तरफ से बोला जाए तो 90% ख़त्म हो गया। तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होगा हमारा, डिस्पर्सन। अब बोलता डिस्पर्सन हो तो जाएगा, लेकिन डिस्पर्सन से पहले आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। अगर ये सारे क्लियर हैं तो क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अब तक लिंक करी हैं, तो डिस्पर्सन में ये सारी चीज़ें लिंक करके ही करवानी पड़ेंगी। और अगर आप लोगों ने ये करा नहीं होगा तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो खत्म हो गया। अब ये जो नॉर्मली वेटेज जो था इसका, मैंने बताया था चैप्टर मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 मार्क्स का होता है, तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी के लिए आप रिवाइज करो, कोई डाउट्स आता है तो ग्रुप में भेजो, अदरवाइज नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मेल आईडी गिवन है। ठीक है, बताया भी हुआ है कि मेल आईडी गिवन है, आप उस पर मेल कर सकते हो, तो जो भी डाउट्स वगैरह आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो अपने। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू बोलो सब कुछ रिवाइज कराया। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।